जी, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है। आप नमस्कार सभी भैया, भाइयों की वन डे एट ए मदद है। टाइम। नमस्कार। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के घूंट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी आज जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रेरणा ग्रुप कोटा बूंदी राजस्थान का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो विषय रखा गया है दोस्तों, अनमैनेजेबिलिटी, हमारे जीवन की अस्त व्यस्तता, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी विषय है दोस्तों ये। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद ही पहली बार दोस्तों अपनी जिंदगी की अस्त व्यस्तताओं के बारे में मुझे जानकारी मिली। थोड़ा बहुत जानकारी थी कि भाई जिंदगी में जो भी बर्बादियां होती है अलग अलग प्रकार की, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता था। खास तौर पे यही कि कभी हम पैसों से बर्बाद हो जाते हैं, कभी अपने शरीर से बर्बाद हो जाते हैं। मगर मेरे जैसा जो शराबी है, वो कितने फ्रंट पे और कितने स्तर पे अनमैनेजेबल होता है, कैसा उसका जीवन पूरा तहस नहस हो जाता है। ये कहीं तो भी पहली बार दोस्तों डिटेल में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम पे आने के बाद में ही समझ में आया। मेरे जैसा शराबी जो अल्कोहलिज्म नाम की एक बहुत ही भयंकर बीमारी में फंसा हुआ है, जिसे कहा जाता है दोस्तों कि ये एक कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल डिजीज है। चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली और शक्तिशाली बीमारी। इतनी ताकत है इसमें कि ये मुझे आखिरकार पागल बना देती है, और मैं अगर नहीं रुका तो अकाली मौत तक लेके जाती है। इनसैनिटी एंड कैजुअल डेथ। तो इतनी भयंकर भयानक बीमारी से अगर मुझे बचना है और एक अच्छी जिंदगी जीना है, तो जो 12 कदमों का प्रोग्राम हमारे सामने में रखा जाता है दोस्तों, उसमें पहले ही कदम पे कहीं तो भी मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है कि एक तरफ मैं शराब के सामने में हतबल हूँ, कमजोर हूँ, मैं शराब को मैनेज नहीं कर सकता। मगर दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण पार्ट पहले कदम का बताया गया कि आवर लिव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। हमारा जो जीवन है वो इस प्रकार का हो गया है कि अब हम उसको सुव्यवस्थित नहीं कर सकते। पहले कदम के बारे में हमारे लिटरेचर में ही लिखा है दोस्तों कि 12 कदमों में से यही एक ऐसा कदम है, पहला कदम, स्टेप वन, कि जिसको 100% लिया जाता है। बाकी के जो 11 कदम है, शायद हम कोई भी उसमें 100% उनको न ले पाए। लेकिन जब तक मेरे जैसा शराबी पहले कदम को 100% नहीं लेता, वो शराब से दूर हो ही नहीं सकता, वो अल्कोहलिज्म से रिकवर ही नहीं हो सकता। ए में आने के बाद में भी हम लोग देखते हैं दोस्तों, कई बार लोग कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, और कई लोग तो कई सालों के बाद फिर दोबारा शराब की तरफ चले जाते हैं। भगवान की बड़ी असीम कृपा है दोस्तों कि अगस्त 2007 में मैं ए में आया था, और अगले महीने मुझे 18 साल हो जाएंगे। ए में आने के बाद में भगवान की कृपा से, इस ए की फेलोशिप और प्रोग्राम की वजह से मुझे फिर दोबारा शराब की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
ना किसी प्रकार का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी। मगर इन 18 सालों में मैंने अनगिनत लोगों को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिलने के बाद, यहाँ आने के बाद भी फिर दोबारा शराब की तरफ में जाते हुए देखा है। और सबके अपने अलग अलग कारण रहते हैं। कोई आर्थिक कारण बताता है, कोई पारिवारिक बताता है, कोई मानसिक, कोई भावनिक, न जाने। एक कहते हैं कि एक शराबी के पास में हजारों बहाने होते हैं शराब पीने के। अभी 2-4 दिन पहले ही मैं एक हमारे भारत के ही रिमोट एरिया की, जहाँ एक ग्रुप नहीं है ज्यादा, ऐसे राज्य की एक ऑनलाइन मीटिंग में था। और मेरे पहले जो कुछ थोड़ी बहुत शेयरिंग हुई तो मुझे लगा कि बराबर प्रोग्राम नहीं समझा गया। तो मेरे जो भी अनुभव थे मैंने रखकर समझाने की कोशिश की। और आज अचानक एक नए मेंबर का फोन आया कि बोले, मुझे लगा आपने निगेटिव शेयर किया और मेरा नाम लेके शेयर किया, जबकि मैंने कोई गलत बात बोली भी नहीं थी। तो बोले, मैंने शराब पी ली। और बाद में खुद ही स्वीकार करते कि आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी बीमारी ही ऐसी है। तो हर बार शराब की तरफ जाने का एक शराबी के पास में अलग अलग बहाना होता है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ही बात कहती है कि अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में आप शराब पी रहे हो, तो उसके पीछे का एक ही कारण है, और वो है आपने अपना पहला कदम 100% नहीं लिया। आपने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर टू विन। अगर हमको शराबीपन से जीतना है तो सबसे पहले मुझे हार माननी पड़ेगी। मुझे पूरी तरीके से ये कबूल करना पड़ेगा। एडमिटेड दैट वी वेर पावरलेस बिफोर अल्कोहल। हम शराब के सामने में शक्तिहीन हैं। हम कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकते। हमारे चाहे जितने भी साल के अनुभव है, किसी के 2 साल के होंगे, किसी के 6 महीने के हो सकते हैं, किसी के 25 साल के हो सकते हैं। मेरे 15 साल के अनुभव थे। उन अनुभवों में अगर हम झांक लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हम थोड़ो सी पी के रहने वाले शराबी नहीं है। हम बाकी के लोगों के जैसे नहीं है कि जो बोतल का ढक्कन खोलने के बाद में उसको फिर बंद कर सके या शराब को ना बोल सके। लैक ऑफ पावर वाज आवर डायलेमा। शक्ति की कमी ही हमारी दुविधा थी। हम ना ही बोल नहीं सकते थे। तो ठीक वैसे ही जैसे शराबी को, जैसे हम शराब के कदम के तहत मेरे जैसे शराबी को ये भी कबूल करना जरूरी होता है कि उसका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, अनमैनेजेबल हो चुका है। मतलब एक ऐसी स्थिति में वो आ चुका है कि वो खुद चाहकर भी उन चीजों को, उस सिचुएशंस को, अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर सकता। जब मैं ए में आने के बाद में बहुत ही सिंपल तरीके से अपने अनुभवों से मेरे पहले आए हुए लोगों ने मेरे सामने में ये सारी चीजें रखी। मुझे जिसने ए का संदेश दिया वो मेरा यार ही था, दोस्त था। एक ही इलाके में हम रहते थे। वो 2 महीने से शराब से दूर थे। साथ में ही हमारा शराबीपन था। तो मेरा जो दोस्त था वो सबसे पहले मेरा एक होप था, प्रेरणा था कि यार ये मेरे ही जैसा शराबी मेरे साथ में पीने वाला। और उसकी आखिरी के हाल मैंने देख लिए थे। मेरे भी हाल खराब थे, अपने दोस्त की भी हालत मैंने देखी थी कि ये आदमी अगर शराब से दूर रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ। और जब मैं एक ही मीटिंग में आया तो और भी लोगों को मैंने शराब से दूर देखा। 25-30 लोग थे उस मीटिंग में, जिन्होंने बाद में मुझे गले लगाया, मेरी पीठ पे हाथ फेरा और बोले, हिम्मत दी, आते रहो, हमारा अच्छा हुआ है, आपका भी अच्छा होगा।
एक उम्मीद बंधी दोस्तों कि नहीं यार, ये एक ऐसी जगह है कि मेरी शराबीपन का समाधान हो सकता है। मगर असली जो बात थी कि अपनी बर्बादी को कबूल करना, कहीं तो भी जब लोगों के अलग अलग अनुभव में सुन रहा था, तो मेरे मन में कभी एक बार पीने पड़ गए तो बिल्कुल अपने को ब्लैकआउट तक ही चाहिए, बेहोश होने तक। मगर ये जो बता रहे हैं इतना, इतनी बर्बादी हो गई, तो शायद मेरी इतनी बर्बादी तो नहीं हुई, मेरा जीवन इतना तो अस्त व्यस्त नहीं हुआ। क्योंकि मेरे पहले आए हुए लोग अनुभव शेयर कर रहे थे कि हमारे बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, हमारी नौकरी गई, हमारा घरदार बिक गया, कोई बोल रहा था लाखों के कर्जे करके आया, कोई बता रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, किसी के लीवर खराब हो गए। तो कई प्रकार की कहानियां अनुभव में सुन रहा था, और ये चीजें मेरे साथ में नहीं हुई थी। क्योंकि मैं कुंवारा ए में आया था, मेरी शादी नहीं हुई थी, और ना ही मेरे पे कोई लाखों का कर्जा था। हाँ, हजारों में कर्जा था, और वो उस वक्त लाखों के बराबर था, क्योंकि मेरी वापस करने की हैसियत नहीं थी। ना मैंने कोई घरदार बेचा था, ना मैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था। तो कभी कभी हमारे मन में ये बात आती है कि यार, ये लोग जो इतना बताते हैं ना, तो इतना डाउनफॉल मेरा तो नहीं हुआ। और यही वो एक पॉइंट है दोस्तों, यही वो बिंदु है कि जो हमको ए के अंदर और बाहर कर सकता है। इसीलिए पहले कदम के तहत बोला गया है कि पहला कदम दो पार्ट में है, और वो दोनों पार्ट हमको पूरे अंदर से कबूल करने पड़ते हैं। शराब के सामने में हतबलता भी, और हमारा जो जीवन है अनमैनेजेबल हो चुका है, अब हमारे हाथ में नहीं रहा उसको ठीक करना। और यहाँ हमको इस बात को समझना पड़ता है कि दूसरों की कितनी बर्बादी हुई वो नहीं देखना है, मुझे अपनी इन्वेंट्री लेनी है, अपने अंदर झांकना है, अपनी जिंदगी में झांकना है कि मैं कितना बर्बाद हो गया हूँ। वरना मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जो इस बात को कबूल नहीं कर पाए, वो दूसरों की तुलना में फंसे रहे, और उनको लगा कि नहीं यार, अपना तो इतना नहीं है, अपनी तो इतनी बर्बादी नहीं हुई है, और इसलिए अपन पी सकते हैं। कई बार जो यंग एज में लोग आते हैं वो जल्दी कबूल नहीं करते। अभी जो मैंने एक रिमोट एरिया के जो शराबी भाई का उदाहरण दिया कि 6 महीने के बाद में फिर वो शराब पी लिए, वो यंग लड़के हैं, और उन्होंने खुद कबूल किया यार मैं यंग हूँ बोले, और मुझे कोई बात सहन नहीं होती, कोई मुझे गाइड करे, कोई मुझे डायरेक्शन दे, या कोई समझाए, या बोले कि ये करो। तो कई बार जो यंग जनरेशन आती है, मैं भी जब आया था तो यंग ही था, 32-33 साल का। तो एकदम से वो स्वीकार नहीं करते, और वो तुलना करने में लग जाते कि मेरा इतना नहीं है। मगर एक ही मीटिंग में आते रहने की वजह से कहीं तो भी मेरे पहले आए हुए लोगों के अनुभव से मुझे ये अनुभव हुआ कि यार ठीक है, दूसरों के जैसी मेरी बर्बादी नहीं हुई होगी, लेकिन जितनी मेरी बर्बादी हुई है, क्या उतनी काफी नहीं है? मैं 33-34 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, शादी होने के कोई चांस नहीं दिख रहे, क्योंकि मैं पूरा बदनाम हो चुका हूँ। एक अच्छे व्यवसाय में मैं पढ़ लिख के गया, वहां दारू की बोतल नहीं ले गया, उस व्यवसाय का पूरा गुडविल खराब कर दिया मैंने, पूरा बदनाम हो गया मैं, लोग मेरे पे हंसते थे। तो मेरे व्यवसाय की हालत पूरी खराब हो गई, शुरू होने से पहले ही मैं खत्म हो गया। मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी। मेरे घर में मेरे पिताजी का शराबीपन पहले ही मौजूद था, और पिताजी के शराबीपन की वजह से पहले ही समस्याएं थी, खराब परिस्थितियां थी।
छोटा परिवार होने के बाद में भी सुखी परिवार नहीं था। और बाद में मेरे शराबीपन की वजह से परिस्थितियां और बद से बदतर हो गई। मेरी माँ कहीं तो भी घर का सारा खर्चा करती थी। मेरी पढ़ाई जैसे कि तैसे हुई। और आखिरकार लोगों ने मेरा बहिष्कार कर दिए थे। अच्छे अच्छे दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार। शराब जिंदगी में आने के पहले मैंने बहुत कम समय में, यंग एज में अच्छा नाम कमाया था कि पढ़ा लिखा लड़का है, होशियार लड़का है, एक्टिव लड़का है। मैं सोशल फील्ड में एक्टिव था। तो सारा मटिया मेट हो गया था। चौबीसों घंटे के शराबीपन की वजह से 2003 में मैं बीमार गिरा। और डॉक्टरों ने बताया कि मुझे टीबी हो गई। पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया था मैं। एक सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ। मेरे बूढ़े पिताजी मेरी सेवा कर रहे थे, और माँ, उसको कमाना भी पड़ता था और हमको पकाकर खिलाना भी पड़ता था। भगवान की कृपा से उस भयंकर बीमारी से मैं बचा। जबकि देखने वालों ने बोल दिया था कि ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। आज भी कभी कभी वो पुराने दोस्त जो मिलते हैं, जिन्होंने मुझे देखा हॉस्पिटल में, बोले क्या हालत हो गई थी, बोले तेरी बचने की कोई चांस ही नहीं थे, बोले। तो मैं लगभग मरते मरते बच चुका था। और उसके बावजूद 11 महीने के बाद में दोस्तों, मरण शैया से उठने के बाद भी 11 महीने के बाद में फिर दोबारा शराब सामने में आई। और ना ना कहते कहते फिर मैंने शराब का पहला घूंट ले लिया। वापस मेरे हाल फिर बद से बदतर। अब तो लोग मेरे से नफरत करने लग गए थे, क्योंकि जब वो उस बीमारी से मैं उठा तो मुझे बैसाखियां लग गई थी, मैं चल नहीं सकता था। इतनी भयंकर परिस्थिति में मैं, एक नई जिंदगी मुझे मिली थी। घर के हाल पहले ही खराब थे। तो लोगों को लगता था कि ये साला कोई इंसान है, अभी ये मरते मरते बचा है, और उसके बावजूद ये फिर शराब पी रहा है। तो लोगों की आंखों में मेरे लिए मैंने नफरत देखी थी। मेरा बॉयकॉट हो गया था। तो ऐसे समय में भी कहीं तो भी मेरी कोशिश जारी थी कि मेरी शराब बंद हो जाए। चक्कर आकर गिरता था, हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे, चौबीसों घंटे शराब लगती थी। एक कांस्टेंट फियर में मैं था कि जैसे ही विड्रॉल्स आए, शराब उतरी, हाथ पांव कांपते थे, दिल धड़कता था। दो चार बार मैं चक्कर आकर गिर गया था, हाथ पांव टेढ़े हो गए थे, तो हमेशा डर में रहता था कि फिर ऐसा ना हो जाए। तो दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी। मेरे पहले मेरी खबर पहुंच जाती थी कि अरे बहुत बेवड़ा है। मैं अपना काम धंधा ठीक करना चाहता था, मेरा काम धंधा ठीक नहीं हो पा रहा था। मेरा वजन 35-40 किलो का रह गया था, मैं उसको ठीक करना चाहता था, वो ठीक नहीं हो पा रहा था। मेरी घर की परिस्थितियां खराब हो गई थी, आर्थिक स्थिति खराब थी, मैं उसको ठीक करना चाहता था, वो ठीक नहीं हो पा रही थी। लोगों से मेरे जो संबंध पूरे तहस नहस हो गए थे। एक शराबी छोटी छोटी चीजों पे अपने संबंधों को तोड़ देता है, खराब कर देता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं आता कि कोई उसको एडवाइस करे, गाइड करे, उसके शराबीपन का जिक्र करे। और शक का कीड़ा तो रहता ही है, हमेशा सब पे शक। ये मेरी बदनामी करता होगा, ये मेरे बारे में चर्चा करता होगा, इसने वैसा बोला होगा। तो छोटी छोटी चीजों से मैंने सारे रिश्तों को तोड़ मरोड़ दिया था। तो मैं चाहता था कि ये सब रिश्ते फिर से ठीक हो। लेकिन ना शराब बंद हो रही थी, ना शादी हो रही थी, ना काम धंधा ठीक हो रहा था, ना आर्थिक स्थिति ठीक हो रही थी। कर्जे थे थोड़े बहुत, वो चुकता नहीं हो रहे थे। घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो रही थी। तो ये है जीवन की अनमैनेजेबिलिटी, कि मैं अपनी जिंदगी को मैनेज ही नहीं कर पा रहा था। और मैं दूसरों की तुलना कर रहा था कि मेरी तो बीवी बच्चे ही नहीं थे तो जाने का सवाल ही नहीं, मेरी नौकरी ही नहीं है तो मैं, नौकरी जाने का सवाल नहीं,
मैंने कोई घरदार नहीं बेचा, मेरे लाखों के कर्जे नहीं हुए, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा लीवर डैमेज नहीं हुआ। ये तुलना में कर रहा था। और पहले कदम के बारे में बोला जाता है दोस्तों कि पहले कदम के दोनों पार्ट हमको एक साथ स्वीकार करने पड़ते हैं। यदि मैंने पहला पार्ट स्वीकार किया कि हाँ मैं शराब को कंट्रोल में नहीं पी सकता, लेकिन अगर मैंने अपनी अनमैनेजेबिलिटी, अपनी बर्बादी कबूल नहीं की, तो भी मैं शराब पीने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरी तो बर्बादी ही नहीं हुई है। और अगर मान लीजिए कि मैंने अपनी बर्बादियां तो कबूल कर ली, मान लिया कि हाँ यार दारू पी के सब बर्बाद हो गया है, मगर मैं शराब के सामने में कमजोर हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, ये नहीं कबूल किया, तो भी मैं शराब पीने वाला हूँ। और इसीलिए पहले कदम को बोला जाता है कि 100% इसको लेना पड़ता है। तो जो मैंने शुरू में कहा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद सही मायने में मेरी जिंदगी की अनमैनेजेबिलिटी, अस्त व्यस्तताएं मुझे समझ में आई। नहीं तो मेरे जैसा शराबी ज्यादा से ज्यादा क्या सोचता है कि क्या बर्बाद हुआ है, कोई मान सम्मान चले गया है, उसका पैसा चले गया है, शरीर का कोई हिस्सा टूट गया है। तो या तो शारीरिक या आर्थिक, इतनी ही अनमैनेजेबिलिटी या बर्बादी मेरे जैसा शराबी जानता है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद मुझे पता चला दोस्तों कि मेरा जीवन कई फ्रंट से अस्त व्यस्त है। कई फ्रंट से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से। मेरे जीवन के जितने भी फ्रंट है, वो सारे के सारे अनमैनेजेबल हो चुके थे। और अल्कोहलिज्म के दिनों में मैं चाहकर भी उनको ठीक नहीं कर पा रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद में सबसे पहले तो हमारी शराब बंद होती है। हम जब पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सामने में कि यही एक रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता बचा नहीं है, कोई, मैं अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, और इसीलिए मुझे आज एक ही मदद की आवश्यकता है। केम टू बिलीव दैट पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। हमसे भी बढ़कर कोई शक्ति हमको होश में ला सकती है, वापस होश में ला सकती है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग ही सबसे पहली उच्च शक्ति थी मेरी। इस मीटिंग में ही दोस्तों मुझे मेरी होशमंदी वापस आई। मेरी जिंदगी में तमाम प्रकार के प्रॉब्लम थे, मगर उसके बावजूद दारू पीने का विचार नहीं आ रहा था। छोटी छोटी चीजों के लिए दारू पीने वाला व्यक्ति, इतना कुछ बर्बाद कर दिया था मैंने, इतनी भीषण समस्याएं थी, मगर दारू के विचार नहीं आ रहे थे। 6 महीने में ही मेरी एक जगह एंगेजमेंट हो गई थी, और उस एंगेजमेंट की खबर मैं सबको देकर शाम को घर पहुंचा, तो घर के लोगों ने बताया अरे एंगेजमेंट तो कैंसिल कर दिए बोले। और दोस्तों मैं बिल्कुल खड़े खड़े कांपने लग गया था कि अब कैसा, कितनी बदनामी होगी मेरी। एक बेवड़ा पहले ही बदनाम रहता है, मगर फिर भी उसको बदनामी की बड़ी चिंता रहती है कि यार मेरी सगाई टूट गई, अब लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। मगर भगवान की कृपा से दोस्तों शराब हाथ में नहीं आई। मैंने शाम को मीटिंग ज्वाइन की, एक ओल्ड टाइमर से चर्चा की, और उस ओल्ड टाइमर ने समझाया सोबराइटी कम फर्स्ट। सबसे पहले सोबराइटी पे ध्यान दो। अगर तुम सोबर रहोगे तो धीरे धीरे तुम जो जो चाहते हो तुमको सब मिलने वाला है। मगर अगर तुम सोबर नहीं रहोगे तो तुम्हारे पास में जो है वो भी जाने वाला है। इन 18 सालों में आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, मैंने समाधानी रहा, संयम रखा, आशा रखी, अपने ईश्वर पे और उस प्रोग्राम पे श्रद्धा रखी। कई समस्याएं भी आई,
मगर उसके बावजूद धीरे धीरे मेरी एक एक समस्या हल होते चली गई। समय लगा। मेरी शादी ए में आने के बाद में 2 साल के बाद हुई। मेरा काम धंधा ठीक होने में भी एक लंबा समय लगा। मेरी जो आर्थिक परिस्थिति थी उसको ठीक होने में भी एक लंबा टाइम लगा। धीरे धीरे जो भी मेरे रिश्ते खराब हो गए थे, आज सबसे मेरे रिश्ते अच्छे हैं, कुछ एक आध परसेंट लोगों को छोड़ के। ना मैं उनको माफ कर पाया, ना वो मुझे माफ कर पाया। मगर ज्यादातर लोगों से आज मेरे संबंध अच्छे हैं। फिर लोगों ने मुझे अपना लिया। मेरा घर कहीं तो भी मैं अब तक नहीं बना पाया था, मगर भगवान की कृपा से सोब्राइटी के 17वें साल में मेरा पिछले साल मकान बना। तो उस ओल्ड टाइमर ने 18 साल पहले जो बात बोली थी कि तुम सोबर रहो, धीरे धीरे तुम्हारी सारी समस्याएं हल होने वाली है, वो आज कहीं तो भी मैं देखता हूँ कि वो वादे एक वादे हैं, वो पूरे होते हैं। समय लगता है, मगर अगर हम संयम नहीं रखे, हम समाधानी नहीं रहे, तो कई बार इजी मनी के चक्कर में या जल्द से जल्द तरक्की के चक्कर में हम रास्ते भटक भी जाते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है, क्योंकि हमारी बीमारी आध्यात्मिक है। हम स्पिरिचुअल मैलेडी से ग्रसित लोग हैं। सिर्फ शराब हमारी समस्या नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आने के बाद में समझ में आया कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है। मैं एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान हूँ, और इसीलिए मुझे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना जरूरी है। दारू बंद करने के बाद में सबसे पहले हमारे दो फ्रंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, ज्यादातर लोगों के। एक तो है कि शरीर धीरे धीरे अच्छा होने लग जाता है, वजन बढ़ जाता है, खाना बढ़ जाता है। और दूसरा, काम धंधा अगर ठीक हो तो आर्थिक स्थिति ठीक होने लग जाती है। लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि मैं अल्कोहलिज्म नाम की भयंकर बीमारी से रिकवर हो चुका हूँ। मेरी जो स्पिरिचुअल मेलेडी है, आध्यात्मिक बीमारी, वो अब ठीक हो चुकी है। सिर्फ शरीर का और आर्थिक स्थिति का ठीक होना, मैनेजेबल होना, हमारी रिकवरी नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये बात समझ में आई। कई लोग जो पैसों के पीछे भागे, इजी मनी के चक्कर में भागे, बहुत पैसा भी उन्होंने देख लिया, मगर दोस्तों वो इस आध्यात्मिक प्रोग्राम को नहीं लेने की वजह से फिर दोबारा शराब की तरफ गए, या फिर किसी न किसी बड़ी तकलीफों में गए। मैंने अपने अनुभव से, अपने आंखों से ये अनुभव मैंने देखे हैं। और इसीलिए कहीं 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 तो भी अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में, किसी ओल्ड टाइमर के मार्गदर्शन में, हमको अपनी जिंदगी की बाकी अनमैनेजेबिलिटी को समझना, अस्त व्यस्तताओं को समझना, और एक दिन के आधार पे उन पर काम करना जरूरी हो जाता है। कैसे मैं आध्यात्मिक रूप से अस्त व्यस्त हूँ, कैसे मैं भावनात्मक रूप से अस्त व्यस्त हूँ, कैसे मैं सामाजिक रूप से अस्त व्यस्त हूँ, कैसे मैं पारिवारिक रूप से अस्त व्यस्त हूँ, कैसे मैं मानसिक रूप से अस्त व्यस्त हूँ। इन सभी स्तर पे एक दिन के आधार पे मुझे अपनी रिकवरी रिकवरी करनी पड़ती है। मगर मेरे जैसा शराबी शुरू में इतने में ही बहुत खुश हो जाता है कि यार दारू से दूर हो गए ना। और कई लोग ए की सर्विस में आ जाते हैं। मैं भी बहुत जल्दी ए की सर्विस में आ गया, और ए की सर्विस की वजह से ही इनिशियल सोब्राइटी मुझे मिली, क्योंकि मैंने अपने आप को ए में झोंक दिया था। तो यार, दारू से दूर है और अन्य शराबी की मदद भी कर रहे हैं। ए का प्रोग्राम तो यही कहना चाहता है ना, और क्या है। अभी धीरे धीरे लोग भी अच्छा बोल रहे हैं। और इस तरीके से कहीं तो भी मैं, जो प्रोग्राम का मूल है, उससे दोस्तों कहीं तो भी मैं भागने की कोशिश करता हूँ। अपनी रिकवरी के बाकी फ्रंट पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ। और तब जाके दोस्तों मेरी दूसरी जो अनमैनेजेबिलिटीज है,
दूसरे प्रकार की जो अस्त व्यस्तता है वो मुझे अपनी सोब्राइटी का आनंद लेने नहीं देती। ये मैंने अनुभव किया। सोब्राइटी का यानी कि शराब की दूरी का 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो रहे, मगर मैं देख रहा हूं कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। बिल डब्ल्यू का जिन्होंने इलाज किया था, डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, उन्होंने हम जैसे अल्कोहलिक की एक पहचान बताई थी कि एक अल्कोहलिक रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट होता है, अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश। मगर अब हम ए में आ चुके हैं, अब हम शराब से दूर है, उसके बावजूद अगर हम अस्थिर, चिड़चिड़े और नाखुश है, तो इसका मतलब हम सूखे शराबी है, ड्राई सोबर। हम दारू नहीं पी रहे, मगर सारी चीजें जैसी की वैसी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम हमको जीने का आनंद देता है, जॉय ऑफ लिविंग, जो मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि शराब बंद करने के बाद भी अगर मैं आनंदित नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं मुक्त नहीं हूं, तो फिर मैं कभी भी दोबारा फिर शराब की तरफ जा सकता हूँ। या अगर मैं दारू नहीं भी पिया, तो भी शराब छोड़ने के बाद में मेरी जिंदगी में कोई मजा नहीं रहेगा। मैं सालों से सोबर हूँ, लेकिन चेहरा लटका हुआ है, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, मैं रो रहा हूँ, यार मेरा तो ऐसा, यार मेरा तो वैसा। मैं अंदर से नाखुश हूँ, कोई मजा ही नहीं आ रहा है। माथे पे हाथ लेकर अगर मैं बैठा हूँ, तो एक दिन ऐसा लगने लगेगा कि यार दारू से दूर रह के भी कोई फायदा नहीं है। और जब इस प्रकार की हमारी अवस्था रहती है, हमारे अंदर में कोई बदलाव नहीं आता, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। हमारी चीजें हमारे मन के अनुकूल नहीं होने के बाद, लोग अगर हमारे हिसाब से नहीं चले, परिस्थितियां हमारे हिसाब से ना हो, तो हम कहीं तो भी उन पर बफर जाते हैं, कहीं तो भी हम चिढ़ जाते हैं, हमारे संबंध खराब होते चले जाते हैं। वैसे भी अल्कोहलिक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी रहता है, वो चाहता है सब उसके हिसाब से हो, सब उसके हिसाब से चले, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। तो यही चीजें मैं अपनी जिंदगी में फेस कर रहा था कि मैं शराब से दूर हूँ, मगर अंदर से समाधान ही नहीं हूँ। मैं अंदर से स्थिर अस्थिर हूँ, मेरे वैसे ही लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं। मैं डरा हुआ हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं खुशी खुशी महसूस नहीं कर रहा हूँ। रात को मुझे चैन की नींद नहीं आ रही है। कभी फाइनेंशियल फियर, ए में आने के बाद में कुछ साल फाइनेंशियल फियर बहुत रहे। कैसा होगा, काम धंधा ठीक होने को नाम नहीं ले रहा है। इधर 2 साल के बाद में शादी हो गई, फिर उसके 2 साल के बाद में लड़की हो गई, मगर काम धंधे की हालत फिर भी उतनी ठीक नहीं थी। जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते जा रही थी, तो मेरा धंधा, काम धंधा ठीक होगा कि नहीं होगा। एक समय ऐसा आया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा व्यवसाय है, प्रोफेशन है, मैं उसको छोड़ दूं, दूसरा कुछ और करूं, शॉर्टकट में ऐसा कुछ करूं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे आए और मेरे खर्चे निकले। कर्जे से परेशानी, जो भी थोड़े बहुत कर्जे थे वो चुकता नहीं हो पा रहे थे। तो हमेशा एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, आर्थिक असुरक्षा की भावना, लोगों का डर, लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या बोल रहे होंगे। कि दारू से तो दूर हो गया यार, लेकिन ये कुछ बदलाव तो दिख नहीं रहा, ये तो जैसे का वैसा ही दिख रहा है, कोई प्रोग्रेस इसकी दिख नहीं रही। तो इन सारी चीजों की वजह से मैं शराब से दूर होने के बाद में भी महसूस कर रहा था दोस्तों कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से। पहले माँ बाप परेशान थे, अब बीवी परेशान हो रही है। एक ऐसा समय आ गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो बीवी है, ये तो बड़े बड़े खौफ वाली है और मेरी तो हालत खराब है।
तो इससे तो अपनी जमेगी नहीं। और मैं उससे पीछा छोड़ने की सोच रहा था। मैं डाइवोर्स तक के विचार मेरे मन में आ रहे थे कि ये भाई, ये जो औरत है वो ये निभा नहीं पाएंगी अपने को। इसके बहुत ऊंचे ऊंचे सपने हैं और अपन इसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकेंगे। मगर आज देखो दोस्तों कि वही बीवी है जो पिछले 15 साल से, अभी 16वां साल चालू है शादी का, वही है, वही मुझे संभाल रही है। तो आज जो लोगों से ए में आने के बाद में भी संबंध खराब हुए, तो जब मैंने अपने आप पर मैंने काम किया, इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर लिया, अपना चौथा कदम अपनी नैतिक जीवन की छानबीन की, अपनी मोरल इन्वेंट्री ली, पांचवें कदम पे अपने स्पॉन्सर से अपने सारे दोषों की चर्चा की, और तब जाके मुझे मेरी बीमारी का असली स्वरूप समझ में आया कि ये अनमैनेजेबिलिटी क्यों है। फाइनेंशियल भी है तो क्यों है, मेरे अपने स्वभाव की वजह से है। क्योंकि मेरा जो स्वभाव था वो डोमिनेटिंग था, लोगों पे कहीं तो भी दबाव डालने वाला प्रोग्राम था। मैं लोगों से चिढ़ के बात करता था, उनको उनको झल्ला कर बात करता था, एकदम भड़क जाने वाला स्वभाव। और जिसकी वजह से मेरे काम धंधे पे उसका असर आ रहा था। तो मेरी सारी ज्यादातर अनमैनेजेबिलिटीज का जो मेन केंद्र बिंदु था वो मेरा अपना स्वभाव था। शराब से दूर होने के बाद में भी जीवन की ये जो बाकी अस्त व्यस्तताएं है वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मानसिक रूप से अस्त व्यस्त था। अपनी जिंदगी में कौन सा निर्णय सही लेना, गलत लेना, क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कहीं तो भी वो मैं मैनेज करने के लायक नहीं था। अपने परिवार के अंदर मैं वातावरण को मैनेज करने लायक नहीं था। मैं भावनात्मक रूप से अस्थिर था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद ही पता चला कि हम भावनात्मक रूप से सिर्फ कमजोर ही नहीं होते, हम भावनात्मक रूप से बीमार लोग हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना हमको नहीं आता। हम भावनाओं में जल्दी बह जाने वाले लोग हैं। गुस्सा अगर आ गया तो ऐसा गुस्सा आएगा कि सब कुछ जला के राख कर दूंगा। और बेवड़ा है तो पहले दारू पिएगा। खुश हो जाएगा तो ऐसा खुश हो जाएगा कि सब कुछ बर्बाद नीलाम कर देगा, सब कुछ लुटा देगा। डिप्रेशन में, निराशा में जाएगा तो ऐसे निराशा में जाएगा, ऐसी सेल्फ पिटी आत्मदया में जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई दुखी इंसान ही नहीं है। तो ये भावनात्मक जो अस्थिरता है, उतार चढ़ाव जो है, मेरे जैसे अल्कोहलिक में और ज्यादा होता है। इसलिए एक प्रोग्राम में बोला गया है कि मैं भावनात्मक रूप से सिर्फ कमजोर ही नहीं हूँ, मैं भावनात्मक रूप से बीमार इंसान हूँ। इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी। मैं आध्यात्मिक रूप से भी अस्त व्यस्त हूँ। मेरे चरित्र के दोष मेरे पे हावी हो जाते हैं। एक अल्कोहलिक वैसे भी एक ईगोइस्टिक पर्सनालिटी रहता है, कूट कूट के घमंड भरा रहता है। आई एम डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। साइकेट्रिक लोग इसको किंग बेबी सिंड्रोम कहते हैं। पैदाइशी ही हमारे अंदर में ये किंग बेबी सिंड्रोम ईगो, हर व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, उसमें रहता है कि मैं कुछ विशेष हूँ, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, आई एम डिफरेंट। मुझे शराबी बनाने में ये किंग बेबी सिंड्रोम, ये जो ईगो है, ये बहुत बड़ा रोल अदा किया था इसमें। मेरा बाकी के लोगों के जैसा नहीं है। मैं उधार नहीं पीता, मैं गिरता पड़ता नहीं, मैं गाली गलौज नहीं करता। और देखो, मैं इतनी पीता हूँ, इतना मेरा कोटा है, लेकिन मैं हिलता भी नहीं। और बाकी के लोग देखो, छटाक भरे की पीते हैं और कितना तमाशा करते। ईगो, जलनखोरी, मेरे से आगे बढ़ता है कोई, मुझे सहन नहीं होता, मेरे अंदर ईर्ष्या पैदा होती है। एंगर, गुस्सा, जरा भी मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है तो मुझे नाराजगी आती है, गुस्सा आ जाता है और वो खुन्नस बन जाती है। काम वासना। ए में जब मैं आया तो मैंने बताया कि मैं कुंवारा था, अनमैरिड था।
तो बिल्कुल मेरी दारू की समस्या से मेरी सेक्स की प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई थी। और हमारी बिग बुक चैप्टर 5 में तो साफ तौर पे लिखा है कि ऐसा कोई इंसान ही नहीं है कि जिसको सेक्स की समस्या नहीं है। और जिसको सेक्स की समस्या ही ना हो शायद वो इंसान ही ना हो। इस भाषा में बिग बुक में वर्णन किया गया है। तो हर अल्कोहलिक, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या नॉन अल्कोहलिक हो, सबको सेक्स की समस्या है। और वो हमारे शराबीपन से जुड़ी हुई है। तो कहीं तो भी ये सारे जो चरित्र के दोष है वो भी अनकंट्रोल्ड तरीके से मेरे अंदर में काम कर रहे हैं। और इनकी गिरफ्त में होने की वजह से कहीं तो भी मैं अपने आप को आनंदित नहीं रख पाता हूँ। मेरी जरूरतें अगर पूरी नहीं हुई, मेरे मन के हिसाब से अगर नहीं हुआ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ, तो मैं अस्थिर हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, नाखुश हो जाता हूँ। और चाह कर भी दोस्तों ये सारी चीजें मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा था, करता था, मगर ठीक नहीं हो पा रही थी। शुरू में तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। मैं तो दारू से दूर हूँ, मैं तो ए में अच्छी सर्विस कर रहा हूँ दिन रात, फिर उसके बावजूद भी मैं बेचैन क्यों हूँ, मैं अस्थिर क्यों हूँ, अचानक मैं मायूस क्यों हो जाता हूँ। और इन सारी चीजों के पीछे का कारण जब मैंने अपने स्पॉन्सर की मदद से ये 12 कदमों का प्रोग्राम प्रैक्टिस करना शुरू किया, चौथे पांचवें कदम में मेरी अपना जो असली व्यक्तिमत्व है, मेरे अंदर के डिफेक्ट्स, मेरी कमजोरियां, वो जब सामने में आई, तब दोस्तों मुझे समझ में आया कि क्या कारण है कि शराब से दूर होने के बाद में भी मैं आनंदित क्यों नहीं हूं। और फिर धीरे धीरे एक दिन के आधार पे मैंने अपने जीवन की ये जो बाकी अनमैनेजेबिलिटी थी, अस्त व्यस्तताई थी, उन पर मैंने काम करना शुरू किया। तीसरा कदम कि भाई जैसी परिस्थिति है वैसी कबूल है, ईश्वर की इच्छा समझ के अपना मन और जीवन ईश्वर के हवाले छोड़ देना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई काम धंधा नहीं करूं, कोई भी एक्शन न करूं। मेरे स्पॉन्सर ने बड़े सिंपल तरीके से बताया। हमारी एक ही प्रार्थना जो सेरेनिटी प्रेयर है वो भी कहती है कि जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, भगवान हमको चित्त शांति दे उन चीजों को स्वीकार करने की। तो जो भी चीजें मेरे मन के हिसाब से नहीं होती, मैं लोगों को बदल नहीं सकता, मैं चीजों को, परिस्थितियों को बदल नहीं सकता, मेरे मन के अनुकूल कई बार बातें नहीं होती, तो उसको ईश्वर की इच्छा समझ के कबूल कर लूं। और जो मेरे हाथ में है वो करने की मैं कोशिश करूं। ये सारी चीजें मुझे आसानी से नहीं समझती, मगर ये भेद नहीं समझता, मगर मैं अगर स्पॉन्सर की मदद लेता हूँ, लिटरेचर की मदद लेता हूँ, एक ही मीटिंग्स में लोगों के अनुभव सुनता हूँ, तो वो सत्सद विवेक बुद्धि मुझ में आती है कि कौन सी चीज छोड़ना, कौन सी चीज करना है। और जब मैं ये करने लगता हूँ तो धीरे धीरे मैं पाता हूँ कि मेरा पीस ऑफ माइंड बढ़ रहा है, मेरे अंदर भावनात्मक स्थिरता आ रही है। अब मैं छोटी 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 चीजों के लिए गुस्से में नहीं आता हूँ। मैं जब भी कोई मेरी स्वभाव दोष जागते हैं तो एकदम से उनकी गिरफ्त में नहीं आता हूँ। आज गुस्सा आता है मगर दारू पीने का विचार नहीं आता। आज लालच आती है लेकिन फिर दिमाग में ये भी विचार आता है कि यार नहीं, कोई गलत काम नहीं करना है, मैं तो फंसूंगा वहीं। आज भी सेक्स के विचार मन में आते हैं। पर आज कहीं तो भी सेक्रीफाइस भी करता है आदमी। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में जब आया तभी वो चीजें मुझे हासिल हो, या कोई भी राह चलती लड़की औरत देखी तो चले उसके पीछे पीछे मन के विचारों से। तो आज ये चीजें नहीं होती। उसके पीछे का कारण यही है दोस्तों कि जब हम अपनी इन अस्त व्यस्तताओं को समझने लगते हैं और एक दिन के आधार पे हम इस पर काम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सारी ये जो अनमैनेजेबिलिटी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक समय के बाद में ये सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल गलत है।
चाहे हम कितने भी साल ए में रहेंगे, कितने भी साल के सोबर रहेंगे, उसके बावजूद हमारी ये जो अस्त व्यस्तताएं है वो कभी भी पूरी तरीके से जाने वाली नहीं है। हम सिर्फ उसकी तीव्रताएं कम करते हैं। एक दिन के आधार पे हम इन पर वॉच करते हैं, नजर रखते हैं कि ये चीजें हम पर हावी न हो जाए, हम इन पर इनकी गिरफ्त में न चले जाए। हमारा 10वां कदम कहीं तो भी डेली इन्वेंट्री का कदम है, रोज नजर रखने का कदम है। चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें कदम में हमने जो भी सीखा, तीसरे कदम में जो भी अनुभव लिया, तो रोज वन डे एट ए टाइम हमको 10वें कदम में उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि आज के दिन मैं अपने आप को सोबर कैसे रख पाऊँ। आज के दिन अपनी भावनात्मक स्थिरता को मैं कैसे कायम रख पाऊँ। ये मेरा रोज के रोज एसिड टेस्ट होने वाला है। रोज एसिड टेस्ट होता है, रोज तेजाबी परीक्षण होता है। कैसे मैं आज स्वार्थ से दूर रहूं, आत्म केंद्रितता से दूर रहूं, दूसरों के लिए मदद की भावना से मैं आज जीऊं। आज मैं किसी के काम आने की कोशिश करूं, ए का मेंबर होने के नाते किसी पीड़ित शराबी को मैसेज देने की कोशिश करूं, उसके पीठ पर हाथ रखने की कोशिश करूं। अपना परिवार है तो परिवार के लोगों के लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ। पहले जैसा ही मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ कि आज मैं अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, अपने काम धंधे पे मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। तो हर जगह हमारा 12वां कदम कहता है दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस आध्यात्मिक प्रोग्राम का जो मैसेज है वो सिर्फ अल्कोहलिक तक ही कैरी नहीं करना है, अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में इसको लागू करना है। तो जैसे जैसे इन 12 कदमों पे मैं काम करता हूँ एक दिन के आधार पे, तो बिल डब्ल्यू हमारे को फाउंडर जो बोलते हैं, इमोशनल सोब्राइटी, नेक्स्ट फ्रंटियर, भावनात्मक स्थिरता, हमारा अगला पड़ाव, वो कहीं तो भी मुझे धीरे धीरे हासिल होने लगती है। क्योंकि हम भावनात्मक रूप से बीमार लोग हैं, हम बहुत जल्दी भावनाओं में बहने वाले लोग हैं, और ये हम लोगों के लिए, हमारी सोब्राइटी के लिए बहुत घातक रहता है। इसको समझना, अपनी अनमैनेजेबिलिटीज को, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक। आज हमको हमारे शरीर को भी ठीक करना है। शरीर बहुत ज्यादा भी बढ़ना नहीं चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा पेट ज्यादा निकल के आया है, तो ये फिजिकल अनमैनेजेबिलिटी है कि एक समय ऐसा था कि मैं हड्डियों का ढांचा बन गया था, 35-40 किलो का मेरा वजन था, और अब ए में आने के बाद में कुछ ज्यादा ही प्रोग्रेस हो रही है, तो पेट बाहर निकल रहा है, और उसकी वजह से मुझे खुद भी तकलीफ होती है। तो ये एक फिजिकल अनमैनेजेबिलिटी भी है। तो उसी तरीके से फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी, अपने काम धंधे की स्थिति आज कैसी है, कहाँ मैं कम पड़ रहा हूँ, क्योंकि इस दौर से भी मैं गुजरा हूँ। मेरे व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय की हालत बड़ी खराब रही, कई सालों तक खराब रही। तो अपने काम धंधे की फाइनेंशियल पोजीशन की भी इन्वेंट्री लेने को ये कहती है, फाइनेंशियल इन्वेंट्री जिसको कहते हैं, कि क्या मैं बहुत ज्यादा अ, बेफिजूल चीजों पे खर्च कर रहा हूँ, क्या मुझे कर्जे लेने की आदत है, जानबूझ के ग्रैंडियोसिटी से ग्रसित इंसान हूं मैं, दिखावे का बड़प्पन करने वाला, कि मेरे पास में है तो कुछ नहीं, लेकिन मैं लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को दिखावा करने के लिए कर्जा लेकर मैं खर्चे करता हूँ। मेरा स्वभाव कर्जे लेने का हो गया है। जरूरतों की चीजों पर खर्च करने की बजाय फिजूल चीजों पर मेरा खर्च होता है, और जिसकी वजह से नुकसान मुझे ही उठाना पड़ता है। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी अनमैनेजेबिलिटीज से मैं ग्रसित इंसान हूँ, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद में ही हमको समझ में आती है। मगर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे शराब से दूर होने के बाद में स्पॉन्सर की मदद से, इन 12 कदमों की मदद से, जैसे जैसे हम अपनी इन अनएबिलिटीज को, अपनी अस्त व्यस्तताओं को समझ कर उन पर काम करने की कोशिश करते हैं, एक दिन के आधार पे हम देखते हैं कि हमारा भावनात्मक संतुलन बढ़ते जाता है,
और हम डे टू डे लाइफ में आने वाली ये जो समस्याएं है, अस्तव्यस्तताएं है, बड़ी आसानी से भगवान की मदद से प्रार्थना करके, एक आप प्रोग्राम प्रैक्टिस करके, कहीं तो भी उनको उनकी तीव्रता को कम रखकर जीने का आनंद लेने की हम कोशिश करते हैं। आज मैं भी वही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुन लिया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर अनुभव। तीसरा जी, और उपस्थित मेंबर एंड सभी को, आई होप काफी आइडेंटिफाई हुए होंगे। और बहुत ही ग्रेटफुल सेशन रहा ये आज का। तो अब क्वेश्चन आंसर टाइम है। मनीष जी, आप शेयर करना चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है आपका? मनीष जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? भाई, मेरी आवाज आ रही है किसी को?